क्यों? लगभग मास्टर मास्टरनी सागर हैं, और सागर भी कह रहे 365 दिन में छुट्टी रहे, लगभग 15 सीएल होगी, 15 पीएल होगी, फिर दीपावली होली तो वे नजदीक नजदीक ही रहे, और लगभग पोस्टिंग भी नजदीक हो जाए। तो कदे थारा मन में आ जाए कि भाई मैं भी नौकरी लाग जाऊं, भाभी लाग जाए, फिर मैं बगल वाली स्कूल में तू रहेगी, 20 अगली मैं रहूंगी, एक गाड़ी में जाऊंगा, नहीं। बिगी पोस्टिंग होनी चाहिए उदयपुर, थारी होनी चाहिए भरतपुर, प्रेम बने रहेगो। दूरियां प्रेम को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, क्योंकि वहां अभेशन नहीं आएगा। समझ में आ रही है जो मैं बात आपको सिखाना चाह रहा हूं? वही सिखाना चाह रहा हूं कि साहचर्य से बच के रहो, दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और जितनी कम दूरियां रहेंगी, जितने नजदीक आओगे, प्यार उतना ही क्या होता जाएगा? कम। बाकी अपोजिट हो सकता है किसी का, बताओ कोई एग्जांपल है तो। किसी को इसके विरुद्ध लगता है कि सर ऐसा नहीं है, पास रहने से बढ़ता है, कोई समर्थक है इसका? देवियों, जवानों का तो मैं जानू आके तो विचारधारा के तो समझ में आके मेरे, इनको तो मेरी जो राय सटीक लग रही है ना, इनको ऐसा लग रहा है सर आप एकदम बहुत ही जोरदार बात कही है, बहुत ही काम की बात कही है, बट लेकिन लड़कियां इस बात के समर्थन में नहीं होंगी। बताओ, लड़कियां नहीं है ना इस बात के समर्थन में? सही कह रहा हूं? ये बता दो, गलत है कि सही है? लिख लो, कोई बात को नहीं, जैसे भी परिस्थितियां मिले आप तो स्वीकार कर लेना। अभेशन लिखना, अभेशन लिखा था ना मैंने, कहां गया? ये रहा, लिखो। यह असहचर्य अधिगम का उदाहरण है, यह असहचर्य अधिगम का उदाहरण है। कौन है असहचर्य अधिगम का? अभेशन। ये आया हुआ प्रश्न है, स्टार दे लेना। देखो प्रश्न की भाषा समझ में आना चाहिए आपको कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपनी किताब पढ़ते हैं तो आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये प्रश्न पूछा गया है क्या एग्जाम में। ये असहचर्य अधिगम का उदाहरण है। कौन? अभेशन। अभेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई उद्दीपक पहली बार आपके सामने उपस्थित किया जाता है और जब वो बार बार किया जाता है तो उसके प्रति अनुक्रिया की दर धीरे धीरे कम होती जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अभेशन। कि पहली बार कोई आवाज आपने सुना तो आपने लगा कि की आवाज है, बा आवाज जब लगातार आने लग जाती है तो फिर धीरे धीरे उस आवाज के प्रति आप ध्यान देना क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? अपने को हैबिटेशन हो गया। क्या हो गया उसका? हैबिटेशन। लिखो, असहचर्य अधिगम का उदाहरण है, किसी उद्दीपक के पहली बार उपस्थित होने पर, किसी उद्दीपक के पहली बार उपस्थित होने पर जो प्रतिक्रिया होती है, किसी उद्दीपक के पहली बार उपस्थित होने पे जो प्रतिक्रिया होती है, यदि वह बार बार उपस्थित होने लग जाए, यदि वह बार बार उपस्थित होने लग जाए यदि वह बार बार उपस्थित होने लग जाए तो अनुक्रिया की दर कम होती जाती है। तो अनुक्रिया की दर कम होती जाती है। समझ में आ गया हैबिटेशन क्या है? ओके। एक संवेदीकरण भी असहचर्य अधिगम का उदाहरण होता है। संवेदीकरण सुना है नाम? संवेदीकरण क्या होता है ये भी लिख लेना नोट डाल के। ये आया नहीं एग्जाम में, ऐसे लिखा रहा हूं मैं आपको। संवेदीकरण भी असहचर्य अधिगम का उदाहरण होता है। किसको बोलते हैं संवेदीकरण? संवेदीकरण क्या होता है? हाँ, महसूस करना हो सकता है। सेंसिटाइजेशन। जो सीएस और यूसीएस को अपन ने दिया साथ साथ में, कुछ देर बाद में सीएस जो है वो उत्तेजना पैदा करता है ना,
वो संवेदीकरण ही है। वो क्या है? संवेदीकरण। ये असाचरीय अधिगम कैसे हुआ ही? कि आज जो तुम सीएस के प्रति कर रहे हो, घंटी के प्रति कर रहे हो, कल आप लाइट के प्रति करने लग गए, कल चौथी चीज के प्रति करने लग गए, तो आपका क्या संवेदीकरण क्या होता है? बदलता रहता है। क्या होता रहता है भाई? आपकी पहले संवेदना किसी और चीज के प्रति होती है, वक्त के साथ आपकी चीजें बदलती जाती हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? असाचरीय अधिगम है। ये क्या है? असाचरीय अधिगम। कि कुत्ता घंटी के प्रति कर रहा है, कुछ दिनों बाद में वो लाइट के प्रति करने लग गया, कुछ दिन बाद उससे पहले वाली आवाज के प्रति करने लग गया। तो ये क्या है? ये बदल रहा है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है। अभ्यसन भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, अध्ययन फ्लेक्सिबल नहीं है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अभ्यसन और संवेदीकरण कभी भी बदला जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो संवेदीकरण में लिख लो, यह है असाचरीय अधिगम का उदाहरण है। संवेदीकरण समझ में तो आया क्या आपके? अरे संवेदीकरण समझ में आया क्या? किसके नहीं आया? आ गया क्या सबके? संवेदीकरण कितने बच्चों के समझ में आया? संवेदीकरण को सिंपल सो मतलब है कि अपन जैसे कुत्ते ने घंटी के प्रति संवेदीकरण किया, वही संवेदीकरण कुछ समय बाद में वो घंटी के बजाय लाइट के प्रति कर सकता है। लाइट के बजाय अपन को चौथी आवाज लेके आ जाएंगे, उसके प्रति करने लग जाएगा। मतलब संवेदीकरण हमारा हमेशा क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है ना? कभी हम किसी रिश्ते से बहुत अटैच हो जाते हैं, उसके बाद वो रिश्ता कमजोर हुआ, दूसरे रिश्ते से अटैच हो जाते हैं, तो उसके प्रति हमारा सेंसिटाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये संवेदीकरण को इसलिए अपने क्या बोला है? लचीला अधिगम। क्या बोला है? लचीला या असाचरीय अधिगम का उदाहरण है। ये बदलता रहता है। अभ्यसन भी असाचरीय अधिगम प्लस लचीला अधिगम है, क्योंकि ये भी बदलता रहता है। तो ये दोनों प्रश्न, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, ये दोनों आए हुए हैं, देख लेना। एक शब्द ये भी इसने यूज किया, मिथ्यानुबंधन। आपसे पूछ ले कि मिथ्यानुबंधन शब्द का प्रयोग किसने किया है? मिथ्यानुबंधन जानते हो क्या? अरे मिथ्यानुबंधन क्या है? जब कुत्ता भोजन के स्थान पे घंटी के प्रति लार टपकाना शुरू कर रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? मिथ्या ही तो है कि वो रीजन ही नहीं है उसका लार टपकाने का, लेकिन फिर भी वो लार टपका रहा है, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? झूठा अनुबंधन। भाई कोई रीजन ही नहीं है क्यों लार टपकाए, लेकिन फिर भी उसने कंडीशनिंग कर ली, तो ये मिथ्या अनुबंधन। यदि प्रश्न आया नहीं है, बट फिर भी माइंड में रखना कि मिथ्या अनुबंधन शब्द का प्रयोग किसने किया है? पावलोव ने। लिखो तो लिख लो एक छोटी सी लाइन। बिना भोजन के घंटी के प्रति लार टपकाना। बिना भोजन के घंटी के प्रति लार टपकाना। बिना भोजन के घंटी के प्रति लार टपकाना। बिना भोजन के घंटी के प्रति लार टपकाना क्या कहलाएगा? मिथ्या अनुबंधन। कोई डाउट है किसी को? नहीं, वेरी गुड। ये कुछ टेक्निकल शब्द थे इसके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लेना ना। अब हेडलाइन डालो, अनुबंधन के प्रकार। ये 11वीं क्लास के एनसीईआरटी की साइकोलॉजी का बिंदु है, बट ये प्रश्न आते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट। अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? अनुबंधन के प्रकार 4 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मैं समझा दूंगा फिर एक साथ। पहला प्रकार है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक, सिमुल्टेनियस। दूसरा प्रकार है विलंबित अनुबंधन। विलंबित का मतलब डिलेड कंडीशनिंग, डिलेड। तीसरा है अवशेष अनुबंधन। अवशेष का मतलब होता है ट्रेस कंडीशनिंग। और चौथा है पश्चगामी, मतलब बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग। अनुबंधन 4 प्रकार का होता है।
सहकालिक अनुबंधन सिमुल्टेनियस, विलंबित अनुबंधन डिलेड कंडीशनिंग, अवशेष अनुबंधन ट्रेस कंडीशनिंग, पश्चगामी बैकवर्ड कंडीशनिंग। 4 प्रकार के टाइप्स हैं कंडीशनिंग के। सहकालिक, विलंबित, अवशेष और पश्चगामी। समझना इनको क्या मतलब होता है। प्रश्न आए, 2-3 प्रश्न आ गए यहां से। एक तो ये पूछेगा सबसे बेस्ट कंडीशनिंग कौन सी है, सबसे बड़ी अनुबंधन कौन सा होता है इसमें। सहकालिक को मतलब क्यों है, सिमुल्टेनियस को मतलब क्या है। उदाहरण देके समझा रहा हूं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं जिंदगी में। सहकालिक का मतलब है CS और UCS दोनों साथ साथ दिए जाएंगे। मैंने 8:10 पे घंटी बजाई। 8:10 पे मैंने क्या दिया, दोनों क्या दिए मैंने, साथ साथ। मुझे बताएं कि जब घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए जाएंगे तो कुत्ता क्या घंटी और भोजन दोनों के प्रति ध्यान देगा या किसी एक के प्रति देगा। एक किसके प्रति देगा, भोजन के प्रति। तो क्या आप इस कंडीशनिंग को अच्छा मान सकते हैं, नहीं मान सकते। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आपके पास शिक्षक भर्ती आई नहीं है, जब भी आए आ जाएगी, इन प्रोसेस है। जैसे DPC की प्रक्रिया पूरी होगी, खूब सारी वैकेंसी हैं, बस वो उलझा हुआ मामला है, बस वो जितना जल्दी सुलझ जाए, जैसा भी है। अभी आपका ध्यान CET पे गया सब लोगों का। आप में से बिना बेमर्जी के CET का एग्जाम देने के, पता था कि बकवास है, कचरा है, नहीं जाना साला इसमें, फिर भी आप में से कई लोगों ने बिना मर्जी के एग्जाम दिया CET का। कई लोग अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई, बट सर मैं CET वाली पटवारी पुटोरी कर लूंगे तैयारी, था के लगे। अब आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आपका मूल उद्दीपक है नहीं। आपके मन में लोगों ने डरा रखा है कि शिक्षक भर्ती आई कि नहीं आई, आएगी कि नहीं आएगी, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। जबकि अपने को पता है कि आ रही है, 100% आनी है और अच्छी वैकेंसी आनी है, तीनों ही अच्छी आने, बट अभी सामने नहीं है। लेकिन जिस दिन सामने होगी तो आपका ध्यान बाकी चीजों पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे मस्ट वो है। अभी आप बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, समझ गए आप। तो जब 2 उद्दीपक साथ साथ रखे जाते हैं तो आपका ध्यान हमेशा कौन से उद्दीपक पे जाएगा, जो आपके लिए सबसे जरूरी है। तो ये उद्दीपक, ये अनुबंधन कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें वो घंटे के प्रति ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि घंटी से उसको मतलब ही क्या, घंटी से उसको मतलब ही क्या। विलंबित अनुबंधन है, ये है सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। इसमें देखना क्या होता है, घंटी बजाई मैंने 8:10 पे, क्या बजाई मैंने, जिस समय मैंने घंटी बजाई उस समय मैंने भोजन नहीं दिया। 8:10 पे मैंने क्या दिया, भोजन। जब मैंने घंटी बजाई उस समय भोजन था क्या, नहीं था। तो भोजन नहीं था तो घंटी बजेगी तो कुत्ता घंटी की तरफ क्या देगा, ध्यान देगा। जैसे ही घंटी की आवाज समाप्त हुई, उसके 2, 3 या 4 सेकंड बाद में कौन आ गया, भोजन आ गया। यह सबसे बेस्ट कंडीशनिंग सिचुएशन है। जब CS और UCS में 0.1 से लेके 0.4 सेकंड का अंतराल होता है और CS UCS से पहले उपस्थित किया जाता है, और जब वो उपस्थित किया जाता है उसमें UCS नहीं होता है, तो वहां 100% अनुबंधन होता है। इसलिए सबसे बेस्ट कंडीशनिंग किसको बोली गई है, विलंबित अनुबंधन। किसको बोला गया है, विलंबित अनुबंधन को सबसे बेस्ट कंडीशनिंग बोला गया है। अवशेष अनुबंधन क्या है, ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें भी स्थिति यही सेम है। 8:10 पे मैंने क्या बजाई, घंटी बजाई, यानी घंटी पहले दिया गया, उसमें भोजन नहीं था। फिर मैंने 10:10 पे क्या दिया, भोजन। ट्रेस का मतलब होता है अंतराल लंबा होता है, 2 घंटा को अंतराल आगो, घंटी दिया बाद में भोजन मिलो 2 घंटे बाद में, तो कुत्तो भूल जागो कि घंटी बाजी ही या नहीं बाजी। इसलिए ये कंडीशनिंग भी अच्छी नहीं है।
पश्चगामी बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये सबसे थर्ड क्लास कंडीशनिंग होती है, सबसे वर्स्ट होती है। इसके अंतर्गत मैं क्या करूंगा, भोजन मैंने पहले दिया, क्या दिया मैंने, भोजन मैंने पहले दे दिया, और उसके जस्ट बाद में मैंने क्या बजाई, घंटी। क्या कुत्ता लार टपकाएगा घंटी के प्रति, ध्यान देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब उसका भोजन उसको मिल गया, उसका पेट भर गया, तो चाहे अब घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ, क्या फर्क पड़ा है? बताओ बताओ, फर्क पड़ेगा क्या उससे? अरे आपने मारवाड़ी में एक कहावत चाला है, गीता पहले घूगरी को नहीं, माली साइड में चाला है। गीता पहली घूगरी को मतलब गावा का मैंने लुगाई गीत गाने जाऊं, तो गीत गाने जाऊं तो पाने गीत गाया, बाद में कोई ना कोई चीज दी जा। घूगरी को मतलब पहले आप घूगरी हुआ करती, आजकल लाडू दे दी, रसगुल्ला दे दी, कोई बर्तन दे दी, कुछ भी दे दी। तो मान लो भाई लुगाई गीत गाने गई और गीत गाने से पहले ही बार ने घूगरी गाल दी, मतलब लाडू दे दिया कि अरे लो लाडू था ना ऐद में बांट से, अब थे गीत गाओ। तो बाल लुगाएं की आवाज निकले ही को नहीं, क्योंकि बार पता है कि लाडू तो गया मिल, तो भाई धीरे धीरे सरक सरक के आपके घर कनी ओले सिंह, यानी कि वो जो उद्दीपक के प्रति कंडीशनिंग है वहीं खत्म हो गया। जब तक उनको वो नहीं मिलेगा तब तक उनमें उत्साह रहेगा, ये पता नहीं आज तो बर्तन दे सिंह, रसगुल्ला दे सिंह, लाडू दे सिंह, गुड़ दे सिंह, जो भी चीज दे सिंह, तो वो एनर्जी रहेगी, याद रखना। और वो चीज जब ऑलरेडी आपको पहले मिल गई तो फिर उसके बाद कंडीशनिंग की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, खत्म। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग सबसे बेकार होता है, और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, डिलेड। बताओ ये चारों समझ में आए कि नहीं आए? आपसे पूछेगा सबसे श्रेष्ठ कौन सा, सबसे बेकार कौन सा है, उदाहरण देके पूछ लेगा, उदाहरण देके पूछ लेगा कि ये कौन से प्रकार के कंडीशनिंग का उदाहरण है। यद्यपि अभी तक प्रश्न केवल यही पूछा गया है, श्रेष्ठ और बेकार, फिर भी थारे समझ में आना चाहिए कि सर ये एनसीईआरटी साइकोलॉजी का पूरा पेज है, इस पे पूरा एक पेज, ये समझ में आया कि आया कि नहीं है? बताओ, कोई डाउट है किसी को, दिक्कत है क्या? बता दो, क्लियर है ये? लिख लो फिर इसमें, सहकालिक के नीचे लिख लो, घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए जाते हैं, घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए जाते हैं, घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। ये कौन सा अनुबंधन है? सहकालिक। आप इसको अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। समझ में आना चाहिए, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीजें माइंड में फीड हो जानी चाहिए, सर इसका मतलब ये होता है। दूसरा विलंबित अनुबंधन, विलंबित मतलब डिलेड कंडीशनिंग, यह सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन है। विलंबित क्या है? सबसे श्रेष्ठ। लिख लेना, अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार, अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जिसमें सीएस का प्रारंभ और अंत दोनों पहले होता है, अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जिसमें सीएस का प्रारंभ और अंत दोनों पहले होता है, सीएस का प्रारंभ और अंत दोनों पहले होता है, तथा समय अंतराल 4 से 5 सेकंड होता है, तथा समय अंतराल 4 से 5 सेकंड होता है। समय अंतराल कितना होता है? 4 से 5 सेकंड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विलंबित अनुबंधन की। तीसरा क्या है? ट्रेस कंडीशनिंग, अवशेष अनुबंधन। ये क्या होता है? ट्रेस, इसमें प्रारंभ और अंत तो दोनों ही पहले हो जाएगा, लेकिन समय अंतराल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो लिख लेना, घंटी और भोजन में समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है, घंटी और भोजन में समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है। घंटी और भोजन में समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है। और चौथा है पश्चगामी, बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये सबसे बेकार है।
इसमें भोजन का प्रारंभ घंटी से पहले होता है, मतलब यूसीएस सीएस से पहले दिया जाता है, यूसीएस सीएस से पहले दिया जाता है। किसमें? पश्चगामी में। तो सबसे बढ़िया कौन सा हो गया? विलंबित। ये याद रखना, एनसीईआरटी का बिंदु है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूरा याद रखना। सबसे बेस्ट अंतराल 0.4-0.5 सेकंड होता है। हेडलाइन डालिए, अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक अनुबंधन को प्रभावित करते हैं? अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। 4 प्रश्न आए यहां से प्रभावित करने वाले कारक से। इजी सा प्रश्न आएगा कि कंडीशनिंग पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है और किसका नहीं पड़ता है। 4 प्रश्न आरपीसी में आए हैं अब तक। पहला प्रभाव पड़ता है अनुबंधन पे प्रेरक का। प्रेरक जानते हो? मोटिव। प्रेरक क्या होता है? मोटिव होता है। इस सिद्धांत में प्रेरक कौन था? घंटी था, भोजन था, या कोई और कारक था? भूख थी। भाई हमने जितने भी प्रयोग किए उनमें एक सिंपल बात बोली है कि जो भी जानवर किए गए वो जानवर क्या थे? भूखे थे। यदि प्रेरक नहीं होगा तो कभी कंडीशनिंग नहीं होगी। तो प्रेरक जो है वो अनुबंधन को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी चालक का प्रभाव हमेशा से पड़ेगा। आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्या आईपी पावलो के सिद्धांत में पुण्य बलन का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कहोगे? हुआ है, पुण्य बलन है। चालक हर जगह है, तो चालक और पुण्य बलन दोनों हमेशा सभी व्यवहारवादी सिद्धांतों में एक साथ मौजूद रहेंगे। याद है, केवल एक एडविन गुथली में नहीं रहेगा, बाकी सब में रहेगा। तो प्रेरक का मतलब क्या हो गया? आगे लिख लेना, भूख। प्रेरक का प्रभाव क्या लिखना? भूख का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? भूख का प्रभाव। यदि कुत्ता भूखा नहीं होता तो वो कंडीशनिंग नहीं करता। दूसरा कारक है उत्तेजकों का संबंध। ये भी आया हुआ प्रश्न है, समझना बस प्रश्न कैसे आएगा, किताबी भाषा नहीं आएगी एग्जाम में। अब मैंने लिखा है उत्तेजकों का संबंध अनुबंधन को प्रभावित करेगा, प्रश्न अलग बनेगा इस पे। कैसे बनेगा? अब इसमें प्रश्न पूछेगा उत्तेजकों का संबंध कैसा था? नजदीकी संबंध था या दूरवर्ती संबंध? कौन सा प्रभावित करेगा? मैंने अभी जो बताई थी वही तो बात हो गई। जैसे प्रश्न आया हुआ है साइकोलॉजी नेट के एग्जाम में कि सीएस और यूसीएस के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए, किस समय अंतराल में अनुक्रिया की दर सबसे ज्यादा होगी? 1 मिनट से 2 मिनट, 2 से 4 मिनट, 10 से 15 मिनट, 0.4 से 0.5 सेकंड। जितना समय कम होगा, जितना नजदीकी संबंध होगा, कंडीशनिंग उतनी ही बेहतर होती है। तो यहां उत्तेजकों के संबंध का मतलब समझ गए क्या? नजदीकी संबंध, यानी आगे लिखना 0.4 या 0.5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। 0.4 या 0.5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट आदर्श टाइम होता है। 0.4 या 0.5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न बनाएगा, बिंदु के अंदर से प्रश्न बनाएगा। तीसरा बिंदु लिखना उत्तेजकों की पुनरावृत्ति। ये प्रश्न आया हुआ है, आरपीसी में आया हुआ है आपके। उत्तेजकों की पुनरावृत्ति प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति शब्द का संबंध किससे? आईपी पावलोव से। कैसे? मैंने आपको कहा कि दिन में 3 बार प्रयोग किए जाते थे, CS प्लस यूसीएस, CS प्लस यूसीएस, CS प्लस यूसीएस। मान लो कि हमें एक दिन CS देते, उसके बाद यूसीएस बंद कर देते, तो क्या कुत्ता CS के प्रति कंडीशनिंग करता? क्या नहीं। हमने इनको इतनी बार रिपीट किया कि कुत्ते के ये फीड हो गया कि घंटी बजेगी मतलब भोजन 100% आएगा। यानी पुनरावृत्ति जो है वो प्रभावित करेगी। जितनी ज्यादा पुनरावृत्ति होगी अनुबंधन उतना ही ज्यादा होगा। यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अनुबंधन नहीं होगा। तो इस भाषा बना देगा एग्जामिनर अपने हिसाब से। आपको समझ में आना चाहिए कि CS और UCS को अपन कई बार रिपीट करेंगे तब जाके कंडीशनिंग की संभावनाएं बनती हैं। 1-2 दिन रिपीट करने से कंडीशनिंग कभी भी नहीं होती है। 4 नंबर पे नियंत्रित वातावरण प्रभावित करेगा? यस या नो? कैसे? मैंने अभी बताई थी, वही तो बात हो गई। यदि यही प्रयोग अपन मिशन कोचिंग के मेन ऑफिस के बाहर रोड पे बांध के कुत्ते को कर देते, क्या सफल होता? क्या नहीं होता।
कभी मोटरसाइकिल वाला पी, कभी गाड़ी वाला पों, कभी कोई बच्चे ने देखा कुत्ते को बांध रखा वो पत्थर फेंक देता, कुत्ता कंफ्यूज। कभी घंटी बज रही है, कभी पी हो रहा है, कभी पों हो रहा है। तो आईपी पावलोव ने जो ये प्रयोग किया था वो अपने खुद के कमरे में किया था, जहां घंटी के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं थी। यदि वातावरण नियंत्रित नहीं होगा तो अनुमंडन अच्छा नहीं होगा। 5 नंबर पे, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ प्रभावित करेगा, यस या नो? कैसे? अरे कुत्तो पागल हो तो, कुत्तो अड़कायडो हो तो, अड़कायडो कुत्तो जानो के? अड़काया हुआ कुत्ता देखा है? वेरी गुड। अड़काया हुआ कुत्ता देखना, कभी उसकी जीभ बाहर आई होगी और लार टपकती रहेगी। यानी चाहे गुलाब जामुन खिला दो तो भी लार टपकेगी, नहीं खिलाओगे तो भी लार टपकेगी। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी क्या था, उसका जरूरी था। यदि वो मेंटली स्वस्थ नहीं होता तो भी कंडीशनिंग नहीं होगी। 6 नंबर पे, बुद्धि व लिंग का प्रभाव, यह भी आया हुआ है। बुद्धि, इंटेलिजेंस व लिंग का प्रभाव। बुद्धि प्रभावित करती है कंडीशनिंग को, यस या नो? लिंग करेगा कंडीशनिंग को, यस या नो? दोनों करते हैं। कैसे करते हैं समझ लो, उदाहरण आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं, बस आप समझ लेना, अपनी भाषा में लिख लिया करो चीजों को, मैं केवल समझा रहा हूं आपको। बुद्धि इसलिए प्रभावित करेगी, लिंग इसलिए प्रभावित करेगा। आपने देखा होगा कि आप कभी भी देखना, रोड पे कभी चलते हुए देखना, लड़की आपको बहुत कम सिंगल दिखती है, और जो लड़की अकेली आती है, अकेली जाती है, वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है वो। बाकी लड़कियां कंडीशनिंग सबसे अधिक करती हैं। लड़कियां के साथ लड़की जरूर मिलेगी था, और 3-4 जने रहे, और लड़की अकेली कोचिंग मान लो, चलो देसिंग सर साइकोलॉजी को बैच चला दियो, तो आपकी रूममेट ना मोटिवेट करेगी, चाल ने भान तो भी कर लेना, बहुत बढ़िया पढ़ावा, तो एक बार चाल ने। कोई भी कोचिंग की सफलता को राज लड़कियों है। क्या एक लड़की 2 लड़की नोड़ लेके आवे, 3 लड़कियां बा मोटिवेट करेगी, बिन सागोचे, बचपन से बिन कंडीशनिंग की आदत हो है। गाँव कमायन थे लुगायन देख लीजिए, गोबर गिरने जाना, सुबह गोबर गिरने भैंस आड़ो, तो बगलाल ने कह देंगे ले आ ले चाला सा गई, बी वाली कुड़ी इस साइड में है, बी वाली इस साइड में है, लेकिन दोनों घर से निकलेंगे, फिर बाई साइड में जाके बी साइड में जाके, लेकिन घर से निकलेंगे सागे। ब्याह शादी को टाइम हुआ है, गांव में लुगायन देख लियो, शॉपिंग करना जाओ, दुकान पर कपड़ों खरीदना जाओ, एक कपड़ों खरीदना जाएंगे 22 जने आऊंगे सागे। कंडीशनिंग थारे सागे देख लियो, ते पीजीम लड़की रहे, मन कर लियो कि ले मन तो आज जीटी से आ चीज लेके आनी है, तो लड़की कदे जीटी में अकेली कौन जाएगी, ले मैं भी चलूं, ले भी बगल वाले ने भी पूछ लेना, हाँ चल के, हाँ ले चल मैं भी चालू ले, ठीक है। तो एक ने 250 रुपया को सामान लाना हो, आरपीजी की 7 जनी इकट्ठी होगी, फिर वह गई पग लटकाती, ठीक है, जिट्टी पूछी, सामान लियो, फिर लड़की चुपचाप आ जाए तो कौन सके जना बोली ले मान भाई खुआ दे, तो ले गोलगप्पा ही खुआ दे, ठीक है। तो 350 रुपया का गोलगप्पा खागी, ठीक है, ठीक है। अरे बाद में वापस आई तो टोटल 750 रुपया को खर्चो हो, टैक्सी को किराए हो विराए, ठीक है। सामान कितना रुपया को लेके आई, 150 को। अब वो लड़का ने एक सामान लेना तो बिना रूममेट ने बताया चुपचाप, टैक्सी को भी किराए कौन दे, तो सीधो शॉर्ट रास्ता, चुपचाप जातो, आपको सामान लियो और अकेलो आपको जूस पियो चुपचाप, वो भी बतावा कौन, भी शेयर कौन करना जाना है वो, ठीक है ना, बिना बताए चुपचाप आ जा। कंडीशनिंग कदे वही को नहीं करी, को नहीं कंडीशनिंग। लेडीज में कंडीशनिंग की आदत होती है, हमेशा देखना, ये उनका जन्मजात गुण है, उनको बचपन से सिखाया गया है। इसलिए लिंग यानी लड़कियों में कंडीशनिंग ज्यादा होता है बजाय किसके, लड़कों में। अब आप ये कहोगे सर बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या ज्यादा तेज बुद्धि होगी उनमें कंडीशनिंग ज्यादा होगी या मंद बुद्धि में? कंडीशनिंग एक मानसिक क्रिया नहीं है, एक यांत्रिक क्रिया है, पहली बात तो दिमाग में ये फीड कर लेना। ये मानसिक क्रिया नहीं है, क्या है, यांत्रिक है, मशीनी व्यवहारिक तो है एक अपना, कि अपन जिस चीज से जुड़ना नहीं चाहिए उसे जुड़ जाते हैं, कि मैं उसके साथ बिना जाऊंगी नहीं। अरे कहां जरूरत है भाई, आपका टाइम कितना खराब होगा, जाओ ना यार, अकेले चलो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हम कंडीशनिंग करते हैं हर चीज में, तो कंडीशनिंग कभी अच्छी क्रिया नहीं है, ये क्या है, यांत्रिक क्रिया है। तो मंद बुद्धि बच्चा ज्यादा कंडीशनिंग करता है बजाय कि तेज बुद्धि के। इंटेलिजेंट लोग बहुत कम कंडीशनिंग करते हैं, मंद बुद्धि बच्चा ज्यादा कंडीशनिंग करता है। तो यानी
कम बुद्धि जिसमें होगी वो अनुबंधन ज्यादा करेगा बजाय कि, अब आप ही सोच लो सर लड़कियों में कम बुद्धि होती है, लड़कियां करती हैं सामाजिकता की वजह से, बाकी जो लड़कियां अकेली रहती हैं आप देख लेना वो इंटेलिजेंट भी हैं, वो समझ गई, मैच्योरिटी आ गई, उनमें कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा सागा कमाने कोई अनजानी को नहीं, ज्यादा साथ में कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारा समय खराब हो जाता है, इंटेलिजेंस यही कहती है। और छोटी आयु का प्रभाव पड़ता है, छोटी आयु में बच्चा ज्यादा कंडीशनिंग करेगा, जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी कंडीशनिंग क्या होती जाएगी, कम। तो ये लिख लोगे ना आप, समझ में आ गई ना बात आपके, लिंग कैसे प्रभावित करेगा समझ में आ गया, बुद्धि कैसे प्रभावित करेगी, आयु भी लिख लेना, आयु का प्रभाव, एज, छोटी आयु का बच्चा ज्यादा कंडीशनिंग करता है, एज का प्रभाव। एक ये प्रश्न आया था आरपीसी ग्रेड फेस्ट में, अनुबंधित अनुक्रिया स्थायी होती है या अस्थायी होती है, कंडीशनिंग स्थायी होती है अस्थायी होती है, अस्थायी होगी, सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना बदलती रहती है कंडीशनिंग, तो अनुबंधित अनुक्रिया हमेशा क्या होती है, अस्थायी। ये याद ना रहे तो लिख लेना, ये प्रश्न आया हुआ है, अनुबंधित अनुक्रिया अस्थायी होती है, अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, अस्थायी। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो कल। हाँ बेटा बता। किस पे? नहीं वो तो उसने कुत्ते पे प्रयोग किया है, लेकिन वो इसको कुत्ते से रिलेवेंट करके क्यों समझ रहे हो आप इस चीज को? कुत्ते में भी जैसे उसने कहा है कि जैसे मान ली चिंपांजी है, तो चिंपांजी में कंडीशनिंग कम पाई जाएगी बजाय कि जितनी कुत्ते में पाई जाएगी, कुत्ते में बुद्धि क्या होती है, चिंपांजी में कम पाई जाती है। तो ये प्रयोग जानवरों पे क्यों किए जाते हैं कि वो मनुष्य के व्यवहार पे भी उसको लागू किया जा सके, कि भाई कुत्ते का आईक्यू लेवल क्या है, चिंपांजी का आईक्यू लेवल क्या है, मनुष्य का आईक्यू लेवल क्या है। तो व्यवहारवादी जितने प्रयोग किए गए वो किए जानवरों पे हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता वो मनुष्य के व्यवहार पे भी एज इट इज लागू होगी, समझ रहे हो ना आप। संज्ञानवाद में जितने प्रयोग किए जाएंगे वो मनुष्य पे किए जाएंगे, लेकिन उनकी उपयोगिता जानवरों पे भी होगी। तो वो उससे आप ये मत सोचिए कि वो जानवरों के लिए कैसे होगा, ये स्पेशली सिद्धांत जो दिए गए वो किस लिए दिए गए, मनुष्य के लिए दिए गए हैं, लेकिन प्रयोग किस पे किए गए, जानवरों पे किए गए। तो जानवर में भी तो कैटेगरी हो सकती है ना, आईक्यू लेवल का फर्क पड़ता है कि भाई कुत्ते की भी तो कैटेगरियां हो सकती हैं, एक जर्मन शेफर्ड हो सकता है, एक अफला जो है मिशन कोचिंग के सामने आगे से जाओगा तो पूंछ लटका पड़ा ला देगा था, देखियो एक कुत्ते भी हैं, इनमें जितनी कंडीशनिंग होगी उतनी जर्मन शेफर्ड में नहीं होगी। जो इंटेलिजेंट कुत्ते, मतलब कुत्तों में भी आईक्यू लेवल का फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप। तो अपने को अपन प्रयोग करते नहीं है, लोग जो पशु मनोविज्ञानी वो प्रयोग करते हैं तो उनको ज्यादा आइडिया होता है, तो वो अपन मनुष्य के ऊपर उसको लागू कर सकते हैं उन चीजों को। कल अपन इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे डिटेल से, सीएल हल का सिद्धांत पढ़ेंगे और बीएफ स्किनर भी अपन पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं 2 बजे फिक्स अपन।